नमस्कार, आप सभी का एक्सीलेंस 17 में स्वागत है। मैं हूं कनिष्का और आज मैं आप सभी को ASOSC सेक्टर 17 में हाल ही में लिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की जानकारी देना चाहूंगी। लिटरेरिया प्रोग्राम जो कि ASOSC सेक्टर 17 के विद्यालय में चल रहा है, इसी के संदर्भ में डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन श्री संजय सुभाष जी ने विद्यालय का भ्रमण किया। DDE सर ने विद्यार्थियों का लेखनी के प्रति उत्साह देखा और इसी संदर्भ में हमारे दो संवाददाताओं ने उनसे वार्तालाप भी की। तो आइए चलते हैं कनिष्का गर्ग और आंचल के पास। तो आंचल, कृपया बताइए DDE सर के क्या विचार थे विद्यालय के बारे में और वे छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आंचल अपनी साथी कनिष्का के साथ आज ASOSC सेक्टर 17 में मौजूद हूँ। हमारे साथ DDE डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन श्री संजय सुभाष जी मौजूद हैं। तो आइए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने अभी इस विद्यालय का भ्रमण किया है। तो इस विद्यालय के भ्रमण के बाद ऐसे अन्य विद्यालयों की तुलना में इस विद्यालय में आपने ऐसा क्या नया देखा है? देखा तो बहुत कुछ है और जो देखा है उसमें बहुत अंतर है। अगर हम SOSC की बात करें, एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, तो निश्चित रूप से बहुत सारे अंतर हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक एक इंच का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे वॉल्स को डेकोरेट करना है, कैसे बच्चों के लायक बनाना है। इन स्कूलों की दीवारों से आवाज निकलती है, ऐसा लगता है। जी। तो सर, आप इस प्रोफाइल पर कितने समय से काम कर रहे हैं? इस प्रोफाइल मीन्स DD के रूप में? यस सर, इस DD के रूप में। एग्जामिनेशन ब्रांच में मैं दिसंबर 2020 से। तो सर, इस पोस्ट पे आप आज तक क्या क्या बदलाव लेकर आए हैं? बदलाव के रूप में सच तो बदलाव तो नहीं लाया है। जो एग्जामिनेशन होते हैं पूरे साल में, तो पूरी दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम्स हैं, जैसे मिड टर्म्स एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद फिर प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, फिर एनुअल एग्जाम होते हैं, तो उसके क्वेश्चन सेटर का काम, उसके बाद फिर मॉडरेशन का काम, प्रिंट कराने का काम, फिर उसे हर स्कूल के जोनल सेंटर तक पहुंचाने का काम, और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद इवन जो कंप्यूटराइज जो मॉड्यूल है उसमें हर स्कूल के मार्क्स फीड होते हैं, तो वो पूरा काम एग्जामिनेशन ब्रांच देखती है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन ब्रांच के अंदर में सपोर्ट मटेरियल का काम चलता है, जिसमें डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं, करीब 74 सब्जेक्ट्स 9 to लेकर 12 क्लास तक, उनके सपोर्ट मटेरियल्स हमारे टीचर साथियों के सहयोग से बनाए जाते हैं, जो कि आप तक पहुंचते हैं और वो बच्चों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट क्लियर के रूप से फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा कोर एकेडमिक यूनिट हमारे साथ है, वो एग्जामिनेशन ब्रांच की एक पार्ट है, जो कि करिकुलम से संबंधित, पेडागोगी से संबंधित, मिशन मैथमेटिक्स से संबंधित जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनके एक्सपर्ट्स के रूप में हमारे टीचर साथियों से सिलेक्टेड लोग होते हैं। तो आज के समय करीब 40 लोग वहाँ पर हैं कोर एकेडमिक यूनिट में। तो जैसे कोविड इरा में ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, तो जो भी कंटेंट डेवलपमेंट का काम था वो कोर एकेडमिक यूनिट के टीचर साथियों के द्वारा हुआ था, और वन ऑफ द बेस्ट जिसे कहा जाए, पूरे इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में करीब 20 कंट्रीज ने उस कंटेंट को देखा था। तो इस तरह से एग्जामिनेशन के बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज के समय में जैसे जो बात होती है ना बेटा, जैसे आपने कहा कि नया क्या काम किया है, तो जैसे मैथ्स को और साइंस को लेके एक डर या फोबिया जो बच्चों में बैठी है, उसको DE सर जो हमारे डायरेक्टर सर हैं हिमांशु जी, वो चाहते हैं कि निकले। तो उससे लेके बहुत सारे काम हो रहे हैं। मिशन मैथमेटिक्स से एक अलग प्रोसेस है, एक वर्कशीट आती है आप लोगों के पास 9 to 12 तक की, जिसमें कि वर्कशीट से जो सिलेबस है उसके आधार पर वहाँ तक वो बात आती है, और ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और उसके अलावा बात आती है मेंटल मैथ्स की,
तो मेंटल मैथ्स का अलग डिवीजन है जिससे विकास कालिया जो आरडी जी हैं वो देखते हैं। लेकिन सर की जो बात है ना कि बच्चों में जो डर है उससे हम कैसे निकालें, तो इसलिए सर ने एक तो पहले वो काम किया कि मैथ्स से संबंधित बात की, फिर कहा कि उसे नीचे लेवल से या ग्रास रूट लेवल तक नीचे की बात करें, इसलिए उन्होंने प्राइमरी को फोकस किया। प्राइमरी के एक एक बच्चे के पास वो चीजें जाएं तो उससे जुड़ता हुआ चीजें कि प्राइमरी ब्रांच को इनरिच किया, फिर किताबें बच्चे पढ़ें, किताबों की समझ रखें, फिर मैथ्स की बात आई, फिर साइंस की बात आई, ताकि बेस जो है जो अच्छा रहे। तो आगे जो हम बात करते हैं ना 10th और 12th की, तो हम वो बात करेंगे ही नहीं। अगर हमारा बेस अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। हमारा बेस ही नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं आ रहा है, तो फिर हम आगे की बात ही नहीं कर सकते। तो ये है हमारा एग्जामिनेशन ब्रांच। तो जैसे अभी आपने अपने उत्तर में कोविड-19 के संदर्भ में बात की, तो एज अ डीडीई आपके काम पे किस प्रकार कोविड-19 ने असर डाला? सबसे बड़ी बात असर की बात करते हैं कि देखिए दोनों बातें होती हैं। कोई भी जब हम काम करते हैं ना तो अच्छी बुरी दोनों बातें होती हैं। अब जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, जैसे आप तो अच्छे स्कूल में है, एसओएसी एक गवर्नमेंट का एक नामी गिरामी एक स्कूल है जो सिर्फ 40 हैं। लेकिन बाकी जो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पर के बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो उनके पास स्मार्टफोन नहीं होते थे, तो वो मदर फादर के की फोन की बात आती है तो वो, लेकिन उनके छोटे फोन होते थे, तो जो जितना पहुंचना चाहिए तो वहां पर मुश्किल से 25% ही बच्चों तक वो बात पहुंच पाई। तो आप सोचिए 75% बच्चे ने कैसे तैयारी की होगी, तो ये हिंड्रेंस रहा। तो बात आती है कि हम कैसे रिच कर पाए अपने बच्चों तक, उनके समस्याओं को समझते हुए उनकी चीजों को सॉल्व कैसे कर पाए, इस ओर हमने काम करने का प्रयास किया था। सर क्या क्या काम करने का प्रयास किया था, कुछ उसका हम? तो जैसे अभी जैसे बात हुई कि मोबाइल नहीं थे उनके पास, तो मोबाइल नहीं थे तो उनके लिए वर्कशीट तैयार करवाई। हर दिन वर्कशीट जाते थे, चैप्टर वाइज वर्कशीट पहुंचता था, उससे फिर गवर्नमेंट स्कूल से हार्ड कॉपी निकाल के बच्चों को दिया जाता था ताकि वो बच्चे उसमें प्रैक्टिस करें। और जब वो प्रैक्टिस करते थे तो फिर उनको फायदा हुआ। छूट गए थे, स्कूल भी नहीं था, कुछ नहीं आता, लेकिन वो लेके जाते थे, उनसे उनको फायदा हुआ। फिर वो वर्कशीट के आधार पर ही क्वेश्चन आगे एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, तो उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ, एक कनेक्ट जो था वो बना रहा, वो टूटा नहीं तो होता ना कि कोविड एरा ऐसा था कि स्कूल बंद, सब कुछ बंद, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, तो आदमी एक कमरे में बैठा हुआ है। और अगर हम उन बच्चों की बात करें जो कि 8 बाई 8 के मकानों में रहते हैं, तो वो कैसे जी रहे होंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने, हमारे ब्रांच ने, डी सर ने उन ढंग की चीज़ों को प्रोवाइड किया ताकि वो बच्चों तक हम कनेक्टिविटी बनाए रखें और वो जुड़ा रहा। तो आज स्थिति है कि हमारा रिजल्ट जो इतना खराब होने की बात थी उससे कम ही खराब रहा, तो ये बहुत अच्छी बात रही। और सर भविष्य को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है, जैसे नित नए आयामों को छूने के लिए आप क्या सकारात्मक प्रयास करेंगे ऐसे भविष्य में? जैसे एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, जैसे अभी अब मैडम बैठी हुई हैं, लिटेरिया मैडम या दिव्या गुप्ता मैम की बात करें, तो इन्होंने रीडिंग को फोकस करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी चीज होती है, जैसे मैंने अभी बात किया था आपसे कि प्राइमरी सेक्शन में या कोई भी सेक्शन में कई बार हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं किताबें। तो अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर आगे की चीजें सारी बंद हो गई, रास्ते सारे बंद होते जाते हैं। जब बच्चा पढ़ना लग जाएगा तभी तो आगे चीज कर पाएगा। तो रूम टू रीड की बात कर रहे हैं, लिटरेरी क्लब की बात कर रहे हैं, हर रोज स्टोरी बुक की बात आ रही है। तो एक अलग जगाने के, एक मोटिवेट करने के कि भाई अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम दूसरे सामग्रियों की सहायता से उसे पढ़ पाएं, और जब हम पढ़ पाएंगे तो हमारे आगे के रास्ते भी खुलेंगे, फिर हमको जानने की इच्छा और होगी। जब हमें जानने की इच्छा और होगी तो हम उन चीजों को समझ पाएंगे, और जब हम इस चीजों को जब समझना प्रयास कर लेंगे तो आगे जो हमारी इच्छा है, जो हमारे एम्स है या गोल्स है, वहां हम निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे। और सर आपके इस कार्यकाल के समय में आपको ऐसी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी चुनौती है, हर रोज चुनौती, जिंदगी एक चुनौती है ना। सुबह उठो वहां से चुनौती शुरू हो जाती है।
जैसे मेरे पास कई पोर्टफोलियो हैं, जैसे एग्जामिनेशन ब्रांच तो आपने एक सुना, इसके साथ मैं डीडी लाइब्रेरी भी हूँ, उसके साथ मैं नोडल इंचार्ज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी है, जो 15 साल से लेके जितने भी बड़े बच्चे जो कि जिनकी पढ़ाई छूट गई है उनको देखने के पूरी दिल्ली का नोडल इंचार्ज हूँ। उसके बाद फिर वैक्सीनेशन नोडल इंचार्ज हूँ। जब कोविड एरिया था तो वैक्सीनेशन आपने भी लिया होगा, तो 3 डोज तक की बात थी। एक बार ऐसी भी एक बात हुई थी कि भाई सभी को लेना कंपलसरी है, तो लिटिगेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें आई थी कि भाई ये तो हमारी स्वतंत्रता पर अनधिकार चेष्टा है, ये वगैरह की बात हुई थी। लेकिन सवाल उठता है जब जिंदगी की बात होती है तब उसकी जरूरत अहमियत की बात होती है, तो उन चीजों को सहायता से हम चीजों को दुरुस्त रखें, अपने आप को बचा कर रखें। बहुत सारे हमने साथी भी खोए हैं, लेकिन आज जो बच्चे हैं तो हमें ये पता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद फिर साइंस में एक मैगजीन छपती है नई उड़ान, तो नई उड़ान में भी एडिटोरियल बोर्ड है, तो उसे भी मैं देखता हूँ। उसके बाद एक और नया चार्ज मुझे मिला है, भारतीय भाषा उत्सव, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो आपको स्कूल में सिक्किम का प्रोजेक्ट जो चल रहा था आप लोगों ने किया होगा, तो उसी तरह इस बार हमें 75 दिन का एक और कार्य मिला है, उसका मैं नोडल इंचार्ज हूँ, दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हुआ। उसमें हमारा टाई अप अंडमान निकोबार के साथ है, स्टेट के साथ, यूटी के साथ, जिसमें हमें मलयालम भाषा पे काम करना है, और 75 दिन का एक प्रोग्राम, अभी एक सर्कुलर हमने निकाला है, तो ये भी हमारे पास। तो जब एक आदमी के पास इतने सारे पोर्टफोलियो हो जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि किस चीज को पकड़े और किस चीज को छोड़े, और हर चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो उस समय कई बार परेशान होती है कि जब मेरे पास फाइल आती है तो मैं सोचता हूँ ये कौन सी फाइल थी, तब तक ये रखा कि नहीं, तब तक दूसरी आ जाती है, दूसरी उठाई कि नहीं, तीसरी आ गई। मैडम जी कई बार मुझे ढूंढते हुए आती हैं, बोलते हैं कि सर आपसे बात करनी है, तो मैं आ जाइए मैडम, तो बोले कि ठीक है मैं 12:30 बजे आते हैं। ठीक है आ जाइए। पता चला कि थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये आज मीटिंग है, आपको SART पहुंचना है या सेक्रेटरीट ब्रांच पहुंचना है। तो मुझे होश ही नहीं होता, मैं अपना पैड उठाता हूँ और जो हमारे ड्राइवर साहब है उनका बोलता हूँ साहब हमें वहाँ पहुँचना है, मैं चल देता हूँ। आधे रास्ते में चलता हूँ, मैम का फ़ोन आता है, पूछते हैं सर कहाँ, मैं तो गेट में खड़ी थी। हमने सो सॉरी दिव्या यार, मैं तो वहाँ निकल गया। तो इस तरह की चुनौतियाँ हमें करनी पड़ती। तो कई बार होता है कि कुछ नहीं बात हुई, तो फिर रात में कई दिन में 9:30 बजे, यार तुम आए थे मैं नहीं बात कर पाया, तो चलो मैं अब बात कर लेता हूँ। तो इस ढंग से कोशिश करता हूँ कि अपनी जो जिम्मेदारियां मिली हैं उससे मैं फुलफिल कर सकूं, और जो डायरेक्टर सर या डिपार्टमेंट जो मेरे से अपेक्षाएं रखता है उस पर मैं खरा उतर पाऊँ। कोशिश मेरी होती है, लेकिन मैं कहाँ तक सक्सेस हूँ मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन प्रयास में मेरी कोशिश 100% की होती है कि मैं अपने जो भी जिम्मेवारी है उसका निर्वाह मैं कर पाऊँ। ये जी सर, आपने बताया कि आप अभी डीडी लाइब्रेरी भी हैं, तो जैसा कि हम सब जानते हैं जो किताबें हैं वही जीवन का सार है, उससे हमें असीम ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप विद्यार्थियों को किताबें पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं? मैं अपने बचपन को मैं चला जाता हूँ कई बार। तो हमारे समय में ये मोबाइल नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे, इस तरह की कोई भी चीजें मेरा हिंड्रेंस नहीं कर रही थी। तो मैं उस समय किताबें ही थी। मतलब अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा स्कूल होता था 10 से लेके 4 बजे तक का, बीच में 1 घंटे का लंच होता था। तो 1 घंटे का जो लंच होता था तो हम लाइब्रेरी में दौड़ते हुए जाते थे कि सबसे पहले मैं लाइन लगूं और मुझे वो किताब मिल जाए, चंपक, पराग, नंदन, इंद्रजाल कॉमिक्स, और उसके अलावा अलग अलग नॉवेल्स होते थे वो पढ़ता था। मैंने हमारी आदत ऐसी थी कि बुक वर्म्स की तरह, बुक्स वर्म्स मीन्स कि मतलब जो किताब मिल गई ना उसे कब खत्म करूं कि मैं दूसरा भी ले लूं, उस ढंग की होती थी। तो मैं सोचता हूं कि क्योंकि जमाना कुछ और था और हमारे पास वही चीजें उपलब्ध थी, लेकिन अब तो आपके पास है कि बुक्स नहीं है तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल्स में भी बहुत सारी किताब ऑनलाइन आपको मिल जाती है, आप ऑनलाइन देखते हुए आप पढ़ते हैं। तो लेकिन पढ़ने से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और जैसे आपने कहा कि किताबें जीवन को सार है, तो जीवन का सार नहीं, जीवन को खोलने वाली भी है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान मिलेगा, और जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना आपके लिए अच्छा है।
सर, जैसे आप एग्जामिनेशन के डिप्यूटी डायरेक्टर हैं एंड आप इस बात से भली भांति परिचित होंगी कि कैसे एग्जाम का मौसम आते आते सभी विद्यार्थी इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, तो आप उनको क्या इस संदर्भ में क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो एग्जामिनेशन को एज अ बर्डन ना ले? बिल्कुल। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी हैं, परीक्षा पे चर्चा। तो वो परीक्षा पे चर्चा में बात क्या करते हैं, कभी आपने सुना होगा, परीक्षा को पर्व के रूप में लें। अगर आप परीक्षा को पर्व के रूप में लेते हैं तो वो त्योहार है। त्योहार कैसे मनाते हैं आप? खुशी के साथ मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ मनाते हैं। तो ये सोचिए कि अगर आप परीक्षा को आप उस ढंग से लेंगे, उत्साह के रूप में लेंगे, त्योहार के रूप में लेंगे, तो बर्डन ऑटोमेटिक कम होगा। लेकिन अगर आप सोच लेंगे कि नहीं परीक्षा आ गया, मेरे को ये भी रह गया, मेरा वो भी रह गया, ये भी है, तो फिर तो गए काम से। तो हमेशा परीक्षा की तैयारी शुरू दिन से ही होनी चाहिए कि हर दिन का चैप्टर आप हर दिन खत्म करेंगे, उसकी वो लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और जहां जो चीज नहीं समझ में आता उसे नोट करेंगे और दूसरे दिन अपने टीचर से पूछ लेंगे। ना आपको ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता, ना कहीं जाने की आवश्यकता। हमने तो जिंदगी भर ट्यूशन नहीं पढ़ी, लेकिन आज है कि ट्यूशन जिससे पूछो तो बोलता है कि मैं तो फलाने के यहाँ ट्यूशन जा रहा हूँ, मैं इस फिटजी में हूँ, या तो मैं आकाश से कोचिंग ले रहा हूँ। मैंने जिंदगी में कोई कोचिंग नहीं ली, लेकिन मैं आज आपके समक्ष डिप्टी डायरेक्टर के रूप में बैठा हूँ। लेकिन मेरे तो टीचर ही थे जिन्होंने मुझे जो भी बताया, जिनके आशीर्वाद, जिनकी प्रेरणा, जिनकी मार, सभी चीजों के साथ मैं आज आपके समक्ष बैठा हूँ। सर, आपने हेडक्वार्टर लेवल पे भी काम किया है और स्कूल लेवल पे भी काम किया है, तो सर आपको आनंद की अनुभूति कहाँ हुई, विद्यार्थियों के साथ या फिर ऑफिसर्स के साथ? बिल्कुल विद्यार्थियों के साथ ही जीवांत है, क्योंकि वहां पर कागज और फाइल हैं, वो बोलती नहीं है। यहाँ आपके साथ बात कर रहा हूं तो रूबरू हूं, आपके समक्ष हूं, आपकी भावनाओं को देख रहा हूं, विचारों को सुन रहा हूं, बात कर रहा हूं, सवाल का जवाब दे रहा हूं। और वो जो फाइलें होती कुछ बोलती नहीं, वहां जो कागज होते हैं डालते रहो डालते रहो डालते रहो। मुझे लगता है कि स्कूल में जो आनंद था, वो आनंद से मैं कई बार महरूम रहता हूँ। कई बार लगता है कि स्कूल कितना मजेदार था, और है भी, आज भी मैं सोचता हूँ कि इसलिए जब मौका मिलता है, जैसे आज सैटरडे है, तो मेरा ये प्लान नहीं था कि मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा। मैं तो बस ये सोच के चला था कि भाई मैं आऊंगा यहाँ, मस्ती करूंगा, राकेश जी से मिलूंगा, इन्होंने स्कूल में बहुत सारी नई नई चीजें की हैं तो वो देखूंगा, जानूंगा। और आप लोग से भी क्या बारे में बहुत सुना था कि मीडिया टीम है और अपना चैनल है, तो हमने भाई स्कूल ऐसा क्या है जो चैनल भी बना रहा है, मीडिया भी है, तो जाके देखना चाहिए। तो अब लिटेरिया मैडम भी हैं, इनसे शाम में बात हुई, तो लेकिन मैंने इन्हें कहा था कि नहीं बताने, इन्होंने बता दिया यहाँ के। और बाइक भी मेरी चली नहीं, अभी मुझे पेट्रोल भी देखना है। तो मुझे लगता है कि स्कूल ज़्यादा अच्छा है, और आप जब स्कूल छोड़ोगे ना तब आपको स्कूल की याद आएगी कि मेरा स्कूल, जैसे अभी बात हो रही थी कि मैं अपने लाइब्रेरी में पहुंच गया था। मैंने स्कूल कब छोड़ा, 83 में। तो 83 में जो स्कूल छोड़ा तो मैं अपने स्कूल की लाइब्रेरी में पहुंच गया था। जब आपसे बात हुई कि मैं उस लाइब्रेरी में दौड़ते हुए कैसे पहुंचता था, हमारे लाइब्रेरियन कैसे होते थे, आराम से लाइन लगाओ, जल्दी करो, ठीक से ये करो और फिर फटाफट किताब निकाल के रखते थे और बोला हाँ क्या चाहिए, ये चाहिए, ये लो वो लो, और वो इसमें लिख दो, ये रजिस्टर रखा है उसमें नोट करो, इस ढंग की बातें होती थी। तो वो एक पल वहां में लौटा, वहां से चीजों को बोलते हैं ना चलचित्र की तरह वापस जाती हैं, और उनसे यादें ही बोलते हैं ना आपकी धरोहर होती हैं, और यादों से बहुत कुछ फील आती है। एक अपने पुराने टीचरों की याद आती है जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो और जो जितना सीखते हैं उतना अच्छा लगता है। आज भी मैं सीख रहा हूँ, आप लोग से भी सीख रहा हूँ। जो सवाल का बौछार आप लोग कर रही हैं उनका जवाब देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कितना सक्षम हूँ, कितना अच्छे से कर पाए, ये आप बताएंगे। थैंक यू। और कुछ है? यस सर, आखिरी सवाल, जैसे आपने अभी SOSC 17 का भ्रमण किया, तो आप क्या विचार और क्या फीडबैक व्यक्त करना चाहेंगे विद्यालय के संदर्भ में? बहुत अच्छे से स्कूल चल रहा है, और मेरा SOSC के भी बहुत सारे स्कूल मैंने देखे हैं। तो अगर हम कहें कि अब रैंकिंग करने की बात करें तो मेरे कई साथी नाराज हो जाएंगे, लेकिन बोलेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है आपका, और बहुत सारे नए इनिशिएटिव आप लोगों ने ले रखे हैं।
और आप लोगों के थॉट्स जो हैं वो अलग दिख रहे हैं, जो कि और स्कूलों से आपको अलग बनाते हैं। तो एसओएससी में भी जो डिफरेंसेस हैं, अब सेक्टर 18 का स्कूल है, वहाँ पर सरिता सिंह जी हैं जो मेरे बायो की ही मित्र हैं, तो मैं भी वहाँ भी गया हूँ, उनके इनॉग्रेशन में भी गया हूँ, वहाँ की लाइब्रेरी भी देखी है, बातें भी की हैं। तो क्योंकि वो स्टेब्लिश हो रहा है और ये स्कूल स्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि बीच में 17 का स्कूल भी यहाँ लग रहा था सर, है ना। तो जो स्टेब्लिश हो चुका है वहां पर चीजें कुछ दुरुस्त अलग दिखाई देती हैं, जो हो रहा है उसमें थोड़ी चीजें लगता है कि थोड़े समय के बाद फिर वो चीजें दिखाई देंगी, तो है। लेकिन यहाँ की थॉट्स प्रोसेस कुछ अलग है, टीचरों में एक झील दिखाई देती है, बच्चों में एक स्पार्क दिखाई देता है, जो कि स्कूल को बाकी स्कूलों से अलग बनाता है। तो बहुत अच्छी बात है, और दिल्ली के लिए भी एक फक्र की बात है सेक्टर 17 का स्कूल, जिसमें राकेश जी एचओएस हैं और टीचर्स अच्छे हैं, मीडिया टीम अच्छी है, आप लोग अच्छे हैं, लिटेरिया मैम रोज आती हैं कब कब क्या करना है, वो रूम टू रीडिंग के लिए कुछ काम करना चाह रही हैं, देखें उनका सोच कहाँ ले जाता है, रूम टू रीडिंग को, लिटेरिया को कहाँ ले जाता है। तो ये हमें आगे देखना। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस विद्यालय में किए जाने वाले कार्यों की सराहना कर रहे हैं। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। एएसओएससी सेक्टर 17 के बारे में और जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सीलेंस 17। धन्यवाद।